इतनी उम्र होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, और तो आप शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो भैया? आप पाप कर रहे हैं दो लोगों के साथ इंगेज होके। बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। बहुत हैंडसम लगे। वो कूद कूद कर भरा हुआ है। ये थी कॉमेडी। अपना विकास जी, और आपको आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में बहुत तरक्की करें और आप काम करते रहें और आपकी ऑडियंस का प्यार सम्मान आपको मिलता रहे और आप कामयाबी के पहले शिखर को पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंटरव्यू सीरीज लेकर आए हैं जिसका पहला वीडियो आज शूट करने वाले हैं। आज जो मेरे साथ में बैठे हैं भैया, ये इनका भी एक चैनल है जिसका नाम है 10 कंठी। इस पे आप अगर विजिट करेंगे तो देखेंगे बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और अगर आप विशेषकर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो ज़रूर विजिट करिए और देखिए। कुछ भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो उस पर सबसे पहले अपडेट ये दे देते हैं। तो चैनल पे इनके भी जाइए और सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे इनका। तो इनका नाम है, वैसे तो नाम है पंकज, लेकिन चैनल का नाम है जो वो है 10 कंठी। और ये अपने भारत देश के एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है, उसके रिसर्च स्कॉलर हैं। तो आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होने वाली हैं जो आपको कहीं ज़्यादा वैल्यूज़ देंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, आप कुछ अपने बारे में मेरे व्यूवर्स को बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और बताने के लिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है हम लोगों के पास में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जो भी पूछेंगे उसके जवाब हम अच्छे से आपको दे पाएँ, जिससे आपको और आपकी ऑडियंस को और मुझे भी कुछ सीखने को मिले। क्योंकि चर्चा और संवाद के दौर में आप एक अच्छी सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और जैसा कि आपने मुझे पूरा अपने बारे में, अपना शब्द बहुत मायने रखता है, रहस्यमय होता है, गुण होता है, ट्रेजिडिक होता है, हाइपोथेटिकल भी होता है। अपने बारे में तो यही है कि दिल्ली के रहवासी हैं, अब पिछले 6 साल से महाराष्ट्र वर्धा में थे, अब पिछले 2 महीने से पुनः दिल्ली आ गए हैं। भविष्य में कहाँ जाएंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। और विकास रामा जी जो संवाद करेंगे, चर्चाएँ करेंगे, तो बीच बीच में आपको हमारे बारे में कुछ ना कुछ मालूम चलता रहेगी, छोटी छोटी बातें। और इन्होंने इंट्रोडक्शन में जैसे कि मेरे चैनल के बारे में बताया, जी हाँ, आप देखा होगा कहीं आपने गलती से, मेरा चैनल 10 कंठी है, हिंदी में है, सर्च करेंगे शायद मिल जाए आपको। क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास का या कहें कि भारतीय मैथोलॉजी का सबसे बड़ा खलनायक जो व्यक्ति है और रहेगा, उस व्यक्ति के नाम पर है मेरा चैनल 10 कंठी। तो क्या वाकई वह व्यक्ति महानायक था या महाखलनायक था, ये मैं विकास रामा की ऑडियंस पर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद भैया, वैसे तो मैं आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके शब्दों में, आपके अपने शब्दों में अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो भैया मैं ना बता के आप बताओ अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, क्वालिफ़िकेशन योग्यताएं, और शब्द है उसमें जुड़ा शैक्षणिक योग्यताएं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज है TTMS, तिरुमल्ला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में पड़ता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जिस प्रकार सेंट स्टीफन कॉलेज है, उसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में यह कॉलेज पड़ता है, जिसको इन शॉर्ट में हम लोग वेंकी या वेंकटेश्वरा कॉलेज बोलते हैं। 2008 से लेकर 11 के बीच में इस विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी विशेष में स्नातक किया है, आम शब्द में इसको बोलते हैं, हिंदी ऑनर्स मैंने किया है। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हंसराज महाविद्यालय से मास्टर्स किया हिंदी में। ये मेरी रेगुलर डिग्रियां हैं। कुछ डिग्रियां मैंने डिस्टेंस से या पार्ट टाइम से या इग्नू से भी मैंने की हैं, उसके बारे में आगे चर्चाएं करेंगे। और मास्टर्स करने के बाद
कुछ समय के लिए, मैं जैसे कि बताया इंट्रोडक्शन में, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ चला गया और वहाँ के विश्वविद्यालय से, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मैंने एक और विषय में स्नातक किया और 2 अलग अलग विषयों में रिसर्च यानी कि एमफिल किया। तो यही था छोटा कुछ एकेडमिक योग्यताएं मेरी। और जैसा कि मैंने बताया कि कई विषयों में मैंने मास्टर्स और कई विषयों में मैंने एमफिल किया है, रिसर्च किया है। और मेरे चैनल पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरे ही बारे में। और जो भी सवाल रहेंगे विकास जी के, जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपका भी यदि कोई सवाल हो मुझसे निजी रूप से तो आप कमेंट करके उसको भी पूछिएगा और देखते हैं आपको क्या जवाब मिलता है। वो सवाल आप किसी भी प्रकार का पूछ सकते हैं, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, एकेडमिक हो या निजी सवाल हो, करिएगा। बस सवालों की सीमा और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिएगा, नहीं तो संस्कार और संविधान दोनों ही बैठे हैं आपके ऊपर नियंत्रण, पाबंदियां, अंकुश लगाने के लिए। क्योंकि नियंत्रण बेहद ज़रूरी है आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। भैया, जैसा कि आपने बताया है कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस बहुत हैं, लेकिन इतनी क्वालिफ़िकेशंस होने के बावजूद भी आपने गवर्नमेंट में जाने की बजाय एक यूट्यूबर बनना क्यों पसंद किया, ये भी धन्यवाद सवाल के लिए। जी हाँ, ये उचित सवाल है आपका। इसको मैं इस प्रकार से टैकल करूँगा कि हम सबके मन में एक चीज़ होती है कि हम कोई डिग्री करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, सीखना है या डिग्री लेने के बाद जॉब करना है या नौकरी करना है। 90% भारतवासियों या लोगों की तरह मेरा भी उद्देश्य था कि डिग्री करने का जॉब लेनी है। लेकिन जब एक डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद एहसास हुआ कि दिल्ली जैसे शहर में लाखों लोग हैं जो रिसर्च करने के बावजूद भी खाली घूम रहे हैं। कारण उस व्यक्ति की डिग्री नहीं थी, संभावना इस प्रकार की बना दी है हमारे सिस्टम ने और खासकर शैक्षणिक तंत्र ने कि बेहतरीन डिग्रियां होने के बावजूद, बेहतरीन नंबर होने के बावजूद भी व्यक्ति को जॉब नहीं है। लेकिन माता पिता का इतना पैसा लग गया था, हम लोगों का समय और समाज के लोगों का इतना प्रेशर था कि डिग्री तो ले ली, अब करना क्या है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत ट्राई भी किया, कई इंटरव्यूज़ दिए, कई एंट्रेंस क्वालिफाई किए, कई जगह 2 महीने, कहीं 3 महीने काम भी किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया कुछ सालों तक। लेकिन एक संतुष्टि शब्द होता है ना, सेटिस्फेक्शन, वो नहीं प्राप्त हुआ। तो इसी को सोचते हुए कि इतनी डिग्रियां ले ली, सरकार का पैसा, माता पिता का पैसा, अपना समय लगा दिया, इसका यूज़ तो कहीं करना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर अब लगभग छोड़ दिया है। 90% संभावना है कि भविष्य में कभी जाएंगे नहीं, लेकिन 10% सेफ रख लिया है बुढ़ापे के लिए। इच्छा हुई तो चले जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में और उसके अंदर भी टीचिंग में जाएंगे, किसी और जॉब में नहीं जाना चाहते हैं। तो और यूट्यूब पे आने का मतलब एक ये भी है कि आप अपने ज्ञान को किस माध्यम से आगे पहुंचाना चाहते हैं। क्लासरूम हो या डिजिटल क्लासरूम हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सिखाना है और सीखना है। इसी उद्देश्य से आए हैं यूट्यूब पर, उसी उद्देश्य से विकास भी आए हैं, हम भी आए हैं। और हो सकता है ऑडियंस जो देख रही हैं बहुत से यूट्यूबर उसमें हो, मेरी बहनें हो, मेरे भाई हो। तो आपका यदि करियर को लेकर, यूट्यूब को लेकर भी कुछ सवाल है और आप भी यदि इसी उलझन में हैं कि आपने BA कर लिया, MA कर लिया, उसके बाद नौकरी करें या यूट्यूब पर जाएं, तो उसको लेकर भी आप सवाल ज़रूर कीजिएगा और आपको जवाब भी मिलेगा और बेदाग मिलेगा। कोशिश करते हैं। भैया, आपने जो चैनल बनाया है वो एक अलग नाम क्यों रखा है? जैसे कि आपने 10 कंठी नाम रखा है, अगर और वो भी हिंदी में रखा हुआ है। तो ये 10 कंठी अगर देखा जाए तो सर्च करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने अपने दोस्तों को भी बताया है, तो 10 कंठी इतनी जल्दी से हिंदी में टाइप नहीं होता, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हालांकि बाद में मिल जाता है, लेकिन ईज़िली सर्चेबल नहीं है। तो आपने ये जानते हुए भी हिंदी में 10 कंठी नाम ही रखना क्यों उचित समझा? धन्यवाद सवाल के लिए। हिंदी, जब हिंदी सुनते हैं ना हम, अपने घर में आपने सुना होगा, जब माता पिता कहते हैं कि बच्चा मैथमेटिक्स में ट्यूशन लगवा दो, इसका इंग्लिश में लगवा दो ट्यूशन, साइंस में लगवा दो ट्यूशन, बहुत कम आपने सुना होगा कि इसको हिंदी का ट्यूशन लगवा दो या हिंदी की कोचिंग करवा दो। क्योंकि हमारे मन में एक हाइपोथेसिस बना हुआ है कि हिंदी की कोचिंग भी होती है क्या हिंदी के शिक्षक भी होते हैं?
जब इस प्रकार की गिलानी हमारे समाज में है तो मैंने देखा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, छोड़ दीजिए मैं अपने ही महाविद्यालय का नाम लूँ, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, आज भी 2022 में ग्रेजुएशन के अलावा इस विश्वविद्यालय से आप मास्टर्स नहीं कर सकते हैं। ये दयनीय स्थिति कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए या कोई पॉलिसी है, मुझे भी नहीं मालूम है। और दूसरी बात, भारतीय संविधान में यदि जाते हैं तो आर्टिकल 348 आपने यदि कभी पढ़ा हो, भारतीय संविधान का हिंदी के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। और यदि आपने आर्टिकल 343 पढ़ा हो तो हिंदी के समर्थन में कितनी योजनाएं, कितने पैरामीटर्स, कितने कानून हैं, ये भी बताता है। और वहीं आप अगर ये आर्टिकल 351A को पढ़ेंगे तो ये भी बताता है कि हिंदी वैश्विक स्तर पर और राजनीतिक माहौल में अपना मकाम किस प्रकार बना सकती है, उसकी भरपाई करता है। लेकिन उनका सवाल था कि हिंदी में ही नाम क्यों रखा। अब आते हैं नाम पर। नाम है दशकंठी। मैंने कहा ना कि भारतीय इतिहास में, भारतीय मैथोलॉजी का सबसे बड़ा खलनायक है दशकंठी और रहेगा। फिर कहा सर्च की बात, सर्च में नहीं आता है। यूट्यूब आपको 135 से ज़्यादा भाषाओं का ऑप्शन देता है, कभी पाबंदी नहीं लगाता कि अपनी बात आप हिंदी में रखें, अंग्रेजी में रखें, मैथिली में रखें, मलयालम में रखें, फ्रेंच में रखें। ये तो आप और हम जैसे लोगों की छोटी मानसिकताएं हैं, सोच है, जिन्होंने एक पैरामीटर्स बना लिया है कि कंप्यूटर पर काम करने का मतलब तो अंग्रेजी जानना है, बड़ी बड़ी प्राइवेट्स कंपनीज में काम करने का मतलब अंग्रेजी जानना है। आपने नाम सुना हो एक व्यक्ति का, सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन साहब, सुना होगा। कितने इंटरव्यूज हैं आपने जो आपने उनके अंग्रेजी में सुने हैं, आप मुझे बता दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और व्यक्ति हैं, अच्छे शिक्षक भी हैं, अच्छे राजनेता भी होते होते रह गए और कवि भी अच्छे हैं, कुमार विश्वास। हिंदी को वैश्विक स्तर पर और गूगल का ऑफर ठुकराने के बावजूद उस व्यक्ति का काव्य, उस व्यक्ति की कविता ने इतना लोगों में ओज भर दिया कि लोग आज हिंदी को और हिंदी कविताओं को जानने समझने में आतुरता हैं। एक और स्टेप आगे जाते हैं। हमारी जो चलचित्र है, हमारी सिनेमा है, हमारी फिल्में हैं, लोग भारतीय फिल्मों की भाषा को समझने के लिए हिंदी सीख रहे हैं। जानते हैं ना आप लोग, और ये मेरा नहीं, नासा का और गूगल का कोट है ये, कि हिंदुस्तान को समझने के लिए भारतीय चलचित्र से बेहतरीन माध्यम कोई नहीं है। इसीलिए भारत की बहुत सी लोकल भाषाओं की सिनेमा को हिंदी में डब किया। इसलिए हिंदी से मत परहेज कीजिए, ना ही हिंदुस्तान से। कुछ लोगों में कमियां हो सकती हैं, लेकिन यूट्यूब में तो नहीं है, और ना ही मेरे टाइटल में है, और ना ही चैनल के नाम में है। तकलीफ होती है ना, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक विचारधारा के बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं उसके बारे में, तो मन में एक जगह बन जाती है कि व्यक्ति गलत ही होगा। लेकिन जब उसके बारे में स्वयं थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो लगता है कि नहीं, इतिहास में इतिहास को सही तरीके से सदलिपिबद्ध नहीं किया गया होगा। तो नाम में मत जाइए, काम पे फोकस कीजिए। मेरे काम में कुछ खामी लगे, कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक बाद में कीजिएगा। पुनः आते हैं विकास जी के पास। धन्यवाद भैया, आप बहुत ही मेरे क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छे से बात रख रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से और बहुत ही वैल्यूज़ मिलेगी। और देखते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है भैया कि आपने जो वीडियो यूट्यूब का चैनल बनाया है उसका निश क्या है, और यही निश आपने क्यों चुना है, मीन्स लगभग, और आप कौन सी ऑडियंस को इंगेज करना चाहते हैं, किस तरह की व्यूअर्स आएँ जो आपको, आपके चैनल को विजिट करें और उनको वैल्यूएबल कंटेंट मिले, रेगुलर कंटेंट मिले। तो कंटेंट एरिया को भी डिफाइन कर दीजिए एक बार। धन्यवाद सवाल के लिए। आपके सवाल में, या कहें कि व्याख्या में, लगभग 7 सवाल छिपे हुए हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। आपने उद्देश्य पूछा। मेरा उद्देश्य उन सभी ऐसे माता पिताओं और उनके बच्चों के लिए है जो हिंदी माध्यम के हैं और ख़ासकर जनजातीय या आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, जहाँ कंप्यूटर लैपटॉप तो छोड़ दीजिए, अच्छी सड़कें भी नहीं होती हैं,
शिक्षा के संसाधन नहीं होते हैं, कलम से पहले बंदूक पहुंच जाती है वहाँ पर, उन लोगों के लिए मेरा कंटेंट है। मेरा कंटेंट स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो या रिसर्च के स्तर की शिक्षा हो, उसके बारे में ज़्यादा होता है। यूजी, पीजी, पीएचडी, पीडीएफ, इस प्रकार की शिक्षा को लेकर मैं बनाता हूँ वीडियो, और सारे ही वीडियो का माध्यम हिंदी रहता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सूचनाएं होती हैं, ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं, ऐसे ऑर्डिनेंस अध्यादेश होते हैं, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे नियमावली होती हैं भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, और अब तो एक नया उल्लू खड़ा कर दिया है नीति आयोग के अंतर्गत आने वाला एनटीए। तो इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो में बनाता हूं, और मैं किसी प्रकार के वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करता हूं। सूचनाएं लेता हूं वेबसाइट से, आर्टिकल से, अखबारों से, और अपने शब्दों में उसको बताने का प्रयास करता हूं। तो कभी विजिट कीजिए मेरे चैनल पर, अपनी तारीफ करना। किसे अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि नाम ही बड़ा अजीब रखा है, दशकंठी। दूसरी चीज, मेरे चैनल की जो ऑडियंस है आपको 15 साल से लेकर 55 साल के बीच की ही मिलेगी, क्योंकि एजुकेशन की बात है ना। और एजुकेशन आप जैसे ही अपनी बाल्यावस्था क्रॉस करके युवावस्था में प्रवेश करते हैं 16 साल के बाद में, मेरा कंटेंट वहाँ से स्टार्ट होता है। मेरे कंटेंट में कोई आपको कॉमेडी, वल्गैरिटी या बहुत ज़्यादा सभ्यता रूढ़ शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे चैनल पे जाइए, कंटेंट को देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। एक और बात, आपकी यदि कोई समस्या है किसी प्रकार के एडमिशन की, किसी विश्वविद्यालय में जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कोर्स को लेकर, कई बार समस्याएं होती हैं, जैसे कि अभी नया एक और उल्लू छोड़ दिया है, सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सी समस्याएं हैं। 12th की परीक्षाएं चल रही हैं, 10 जून के आसपास ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आप और आपके बच्चे सोचेंगे चलो अब कॉलेज कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन शायद ना मालूम हो आपको 31 मई ख़त्म हो गई और फॉर्म भरने की डेट भी ख़त्म हो गई। 86 विश्वविद्यालय हैं भारत में जहां एक ही एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। तो इस प्रकार के वीडियोस कंटेंट मैं बनाता हूं और बनाता रहूंगा, और कुछ वीडियोस मैं ऐसे भी बनाता हूं अपने ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम सब पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक समस्या होती है अर्थ की, इकोनॉमी की, पैसे की। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार और उसके साथ साथ राज्य सरकारें बहुत प्रकार की छात्रवृत्तियां निकालती हैं। इससे स्कॉलरशिप और विदेशों के लिए फेलोशिप होती हैं। तो स्कॉलरशिप फेलोशिप को लेकर भी मैं कई वीडियोस बनाता हूं, और ये स्कॉलरशिप कक्षा 3 से लेकर पीडीएफ तक की होती हैं। तो मेरे चैनल पर आप जाएंगे, आपको इस प्रकार की वीडियोस भी मिलेंगी। और मेरी ऑडियंस एक और प्रकार की भी है, जो खासकर जॉब कर रहे होते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, जो बच्चे मैरिड होते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग पिछले 10 साल से 20 साल से जॉब कर रहे होते हैं और अब उनकी इच्छा है पढ़ाई करने की। तो ऐसी प्रकार के ऑडियंस के लिए भी मैं वीडियोस बनाता हूं, प्रोजेक्ट लेकर आता हूं, स्कॉलरशिप के विषय में उनको बताता हूं, और ये सभी बातें आपको हिंदी में ही मिलेंगी। तो ये मेरी ऑडियंस है, और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, टेक्निकल सभी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं मैं। आईआईटीज़ पे कम फोकस है, क्योंकि आईआईटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े प्राइवेट होते हैं और उस पर थोड़ी समस्याएं होती हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो इस प्रकार के किसी कंटेंट को लेकर, तो ज़रूर बताइएगा। और पुनः माइक आपके अपने विकास जी के पास। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। मैंने आपका चैनल देखा है और कंटिन्यू व्यूअर हूँ, तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके जो ज़्यादा वीडियो हैं वो पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड ज़्यादा हैं। तो आप इसी पीएचडी एडमिशन एक टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, इसका क्या रीज़न है? धन्यवाद विकास जी सवाल के लिए। पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये बदनसीबी है हिंदुस्तान की कि बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, होना चाहिए डीपीएच, और हम लोग क्या पढ़ते हैं पीएचडी। हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी पीएचडी शब्द नहीं सुनेंगे आप, डीपीएच सुनेंगे, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यानी कि जिस शब्द के मायने ही हमको लिखने नहीं आए, उसके विषय में जानकारियों का अभाव कितना होगा आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, कक्षा 12वीं पास कर ली, उस 100 में से 50 बच्चे नहीं 30 बच्चे होते हैं। 1 जनवरी 2022 का डेटा बता रहा हूँ आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जाइए वेबसाइट सर्च कर लीजिएगा। 30% बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज की सीढ़ियों को चढ़ पाते हैं, और उस 30 में से भी लगभग 10% ही बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर कॉलेज की सीढ़ियों को चढ़ पाते हैं। समझ रहे हैं ना आप?
और ग्रेजुएशन करने के बाद उस 10 से 15% में से केवल 10 या कहें कि 5% ही बच्चे मास्टर्स कर पाते हैं। और उसके अंदर भी 1 या आधा % बच्चे हैं हिंदुस्तान में जो रिसर्च कर पाते हैं, और उन 1% बच्चों को सही समय पर सही जानकारी ना मिलने के कारण ही मैंने इस चैनल को बनाया है। क्योंकि मैंने यही सोचा था कि स्टडीज़ को और स्टडीज़ की सूचनाओं को किस प्रकार मैं बच्चों के मोबाइल फ़ोन में पहुंचा सकूं कि जहां बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपना समय व्यतीत करते हैं, ऑर्डिनेंस के विषय में, नोटिफिकेशंस के विषय में, रिसर्च के विषय में, रिसर्च क्या करना है, कैसे करना है, किस पर करना है, इसकी जानकारी ले सकें। क्योंकि जिस देश में रिसर्च नहीं होती हैं, कोट मेरा है, कहा किसी और ने था, नाम मुझे आप बताएंगे, उम्मीद करता हूं 2 ऑप्शन देता हूं, APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप मुझे बताइएगा इन दोनों में से किसने रिसर्च की वैल्यूज़ को लेकर अपनी किताब में जिक्र किया है। ठीक है। और दूसरी बात, PhD पर वीडियोस या चैनल आपको बेहद कम मिलेंगे, यूट्यूब पर हो या किसी भी सामाजिक संजाल तंत्र पर हो, यानी कि इंटरनेट पर हो, जो PhD के बारे में बताते होंगे। आपको एडमिशन के विषय में बताते हैं और एक कंबाइन वीडियो आपको मिल जाता है कि इस विश्वविद्यालय के, मान लीजिए JNU है या BHU है, DU है, हैदराबाद है, जादवपुर है, एडमिशन का फॉर्म आया आपको बता दिया। लेकिन पर्टिकुलरली PhD का एडमिशन, उसका सोनॉप्सिस, उसकी रिसर्च, उसकी क्या डायमेंशन है, क्या उसके बेनिफिट्स वर्तमान में है, क्या बेनिफिट्स भविष्य में है, और आफ्टर PhD के बाद क्या करना है आपको, PDF करना है, डिफिल करना है, डिलीट करना है, इसको लेकर भी बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसीलिए मेरी अधिकांश ऑडियंस मास्टर्स और PhD की है, और भविष्य में एक कदम आगे बढ़ेंगे। कुछ लेक्चर सीरीज भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, खासकर अगस्त के महीने से, क्योंकि आप ही के बहुत से सवाल भी आते हैं कि किसी विषय पर लेक्चर दीजिए। और लाइव सेशन भी जल्दी शुरू करेंगे विकास जी, हफ्ते में आपको एक लाइव भी मिलेगा, उस लाइव को भी पसंद कीजिएगा। और आपके मन में, दिल में, दिमाग में, किडनी में, लीवर में कहीं भी सवाल पैदा हो ना, पूछिएगा ज़रूर इन विकास जी से, और आप जांचिए कि विकास में वाकई विकास या डेवलपमेंट के लक्षण हैं या नहीं। ये थी कॉमेडी, और कॉमेडी भी यानी कि हास्य भी भारतीय काव्य का एक हिस्सा है। जिसने हंसा नहीं उसने जिया नहीं, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए कभी हरिशंकर परसाई को या राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त को। धन्यवाद। जैसा कि अभी एक इनके रिस्पॉन्स से पता चला होगा कि अभी तक जो रिस्पॉन्स दे रहे थे क्वेश्चंस का, तो वो सीरियस दे रहे थे और इसमें थोड़ा कॉमेडी डाल दी। तो ये वक्त पर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग डल जाते हैं। जब सीरियस बात होती है तो सीरियस रिस्पॉन्स करेंगे, और जब कॉमेडी आती है ना तो इतना कॉमेडी करते हैं कि क्या आप भी हंस कर पागल हो जाओगे। सच में बहुत हंसाते हैं। तो अब चलो, वैसे तो अच्छा काम कर ही रहे हैं यूट्यूब पर, सबका भला कर रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है